हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया? पूरे चैप्टर में जो भी हमने चीज़ें डिस्कस करी है, बेसिकली उसमें हम लोगों ने समझ लिया एग्जीक्यूटिव क्या होता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। हम लोगों ने फिर देखा हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, रियल पावर्स किस किस पर्टिकुलर बॉडी में होती है, ये हम लोगों ने समझ लिया है ना। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने कर ली। अब इतना समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम चल रहा है ना, हम उसको समझेंगे और डिटेल में समझेंगे कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होती है और दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या है, उसको हम अब पूरा का पूरा एक तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। When Constitution of India was written, India already had some experience of running the parliamentary system under the Acts of 1919 and 1935. This experience had shown that in parliamentary system, the executive can be effectively controlled by the representatives of the people. क्या बोल रहा है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ना, उससे पहले ही हम लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया था। हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया था कि आखिरकार पार्लियामेंट्री सिस्टम काम कैसे करता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 और 1935 के बहुत सारे प्रोविजंस के बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे थे? इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को चला रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे? सेंट्रल लेवल पर भी हमारे यहाँ पर एक सिस्टम चल रहा था, पार्लियामेंट्री सिस्टम के फॉर्म में चल रहा था। तो वहाँ पर क्या था? बाई कैमरलिज्म हमारे यहाँ पर था। बाई कैमरलिज्म का मतलब दो हाउस थे हमारे यहाँ पर। दो हाउस में क्या हो रहा था? फिर इंडियन मेंबर्स जो थे, जो इंडियन मेंबर्स थे वो क्या कर रहे थे? वो लोग क्वेश्चनिंग करते थे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होता था गवर्नमेंट से, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, बजट वगैरह पर डिस्कशन किया जा रहा था। तो इस तरीके से सेंट्रल लेवल पर भी ये काम हो रहा था। साथ ही साथ में बहुत सारी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के फॉर्म में भी यहाँ पर इस तरीके से जो काम होता है, पार्लियामेंट में जो डिसीजन मेकिंग करी जाती है, क्वेश्चनिंग करी जाती है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करी जाती है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो इसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस था हम लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया? द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे वांटेड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू द पब्लिक एक्सपेक्टेशंस एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। तो इसका एक्सपीरियंस था और हम लोगों को समझ में भी आ रहा था कि अच्छा ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको हम इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है, हम खुद प्रपोज कर सकते हैं कि और क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से स्टेप्स लिए जाने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो कैसी गवर्नमेंट चाह रहे थे? वो ये चाह रहे थे कि जो भी गवर्नमेंट इंडिया में आए, वो लोगों के एक्सपेक्टेशंस के प्रति सेंसिटिव हो, यानी कि वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली काम करे, उस एक्सपेक्टेशन को रिस्पेक्ट करे एंड साथ ही साथ वो रिस्पॉन्सिबल भी होनी चाहिए और वो अकाउंटेबल भी होनी चाहिए। यानी कि क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मन मर्जी के मुताबिक जो मर्जी आ रही है वो कर रही है। नहीं, लोगों के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अकाउंटेबल भी होगी, यानी कि जो वो कर रही है वो बताएगी लोगों को कि वो क्यों कर रही है, किस तरीके से कर रही है। समझ पा रहे हो? तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट्री सिस्टम में हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करा। द अदर ऑल्टरनेटिव टू द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, इट वॉज द प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव हम ना अडॉप्ट करते तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी था, जो कि था प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, थोड़ा सा आइडिया तो है, लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करी गई है। बट द प्रेजिडेंशियल एग्जीक्यूटिव put much emphasis on the president as the chief executive and as a source of all the executive power. There is always the danger of personality cult in the presidential executive. तो क्या कह रहा है कि जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है, जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? एक ही इंडिविजुअल के पास सारी पावर आ जाती है। जो प्रेसिडेंट है उसके पास क्या आ जाती है? वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। तो वो क्या होता है? इसीलिए वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाता है। केवल और केवल कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, जिसको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, रूल्स वगैरह डिसाइड करने होते हैं। एंड इसकी वजह से क्या है? सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है ना, सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग की पावर जो होती है ना, वो किसके हाथ में आ जाती है? वो केवल एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है, प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। और इसी की वजह से वहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक हमेशा डेंजर बना रहता है। वो डेंजर क्या है? पर्सनालिटी कल्ट का। पर्सनालिटी कल्ट का मतलब क्या है
कि जब किसी एक इंडिविजुअल के पास पावर अगर होगी, केवल एक ही इंडिविजुअल के पास अगर पावर होगी तो क्या होगा? तो ये हो सकता है कि फिर वो अपनी पावर को क्या करेगा, अपनी पावर को, पहली बात तो पावर क्योंकि उसी के हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में ही पावर है, तो उसको किसी और को कंसल्ट ही नहीं करना है, किसी और को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डिसीजन लेना चाहेगा तो वो खुद ले सकता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब पर्सनालिटी कल्ट होता है ना, तो क्या हो सकता है, पर्सनालिटी कल्ट में कभी कभी व्यक्ति अपने आप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ लेता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा ये नहीं देखता कि वो डिसीजन किस तरीके से ले रहा है, वो डिसीजन सही ले रहा है कि नहीं ले रहा, वो डिसीजन लोगों के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली है या नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो एक एलिमेंट अभी हमने समझा अकाउंटेबिलिटी का और साथ ही साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। वो क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एलिमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एलिमेंट है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि पर्सनालिटी कल्ट आ गया, भाई एक ही के पास पावर है, तो पावर है तो अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लेगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसा थोड़ा ना है कि प्रधानमंत्री को सारी बातें, अगर कुछ भी डिसीजन वगैरह लेना है तो उसको पहले कैबिनेट बुलानी पड़ेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बुलाना पड़ेगा, तब जा करके डिस्कस होगा, डिस्कस करने के बाद संसद में रखी जाएंगी चीज़ें, फिर उसके बाद पास होगी। कितना लंबा प्रोसेस है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो एक व्यक्ति के पास पावर है, डिसीजन लेना होगा तो आराम से ले सकता है यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हो जाती है पर्सनालिटी कल्ट। अब क्या हुआ, पर्सनालिटी कल्ट को अगर हम और ज़्यादा समझना चाहें तो जनरली क्या होता है कि जब पर्सनालिटी कल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है ना, तो उस पावर को मिसयूज़ करने लगता है और एक तरफा डिसीजन मेकिंग होने लगती है। कैसे होने लगती है डिसीजन मेकिंग, एक तरफा डिसीजन मेकिंग होने लगती है, यानी कि यूनिलैटरल तरीके से डिसीजन मेकिंग होगी, किसी को कंसल्ट नहीं किया जा रहा, किसी से कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है कि क्या ठीक है क्या नहीं है, सब कुछ केवल और केवल एक ही इंडिविजुअल जो कि प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करने लगता है। जैसे पर्सनालिटी कल्ट जर्मनी में जो हिटलर था उसके उसकी लीडरशिप में भी दिखता है। हिटलर क्या कर रहा था, सारी डिसीजन मेकिंग खुद कर रहा था, सारी की सारी पावर उसके हाथ में है। आज के टाइम में जो पर्सनालिटी कल्ट है वो पुतिन के हाथ में दिखता है, क्योंकि पुतिन ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। क्या होगा, किस तरीके से होगा, सब कुछ कौन कर रहा है, पुतिन डिसाइड कर रहा है। किसी और से कंसल्ट कर रहे हैं नहीं। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पर प्रधानमंत्री भी है, लेकिन सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, पुतिन डिसाइड कर रहे हैं। समझ पा रहे हो, ये बहुत बड़ी कमी थी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या करा, द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे वांटेड अ गवर्नमेंट दैट वुड हैव स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या चाह रहे थे, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऐसी चाह रहे थे जो स्ट्रॉन्ग तो हो, बट एट द सेम टाइम इनफ सेफ गार्ड्स शुड बी देयर टू चेक अगेंस्ट द पर्सनैलिटी कल्ट। ऐसा ना हो कि पर्सनैलिटी कल्ट के बेसिस पर कोई इंडिविजुअल अपनी पावर को मिसयूज़ करने लगे, तो हम ऐसा नहीं चाह रहे थे। हम ये चाह रहे थे, हाँ हमारी एग्जीक्यूटिव क्या हो, हमारी एग्जीक्यूटिव स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो अच्छे डिसीजन ले सके, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके, ऐसा होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। लेकिन साथ साथ में ऐसे सेफ गार्ड भी होने चाहिए ताकि कोई व्यक्ति अगर स्पेशली आ जाता है तो अपनी पावर को यूनिलैटरल तरीके से यूज़ ना करे, एक तरफा डिसीजन मेकिंग ना करे और कोई गलत डिसीजन ना ले। ठीक है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए फिर हम लोगों ने क्या कहा, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म देर आर मैनी मैकेनिज्म्स टू इंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल एंड कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर और बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो समस्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में थी, इसके समाधान के तौर पर हमारे सामने क्या रहा था फिर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसीलिए हमने अडॉप्ट करा। हम नहीं चाह रहे थे कि पर्सनालिटी कल्ट आए, कोई कोई बहुत ज़्यादा अपनी आप को ही केवल एक तरीके से बादशाह समझ ले, एक तरीके से सबसे ज़्यादा पावरफुल अपने आप को ही समझ ले और किसी भी तरीके से पावर को यूज़ करे। हम नहीं चाह रहे थे ऐसा हो, हम चाह रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, इसीलिए हम लोग ये चाह रहे थे कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आनी चाहिए, अकाउंटेबल गवर्नमेंट आनी चाहिए, एंड इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव होता है वो आंसरेबल होता है, आपको जवाब देना होता है, लेजिस्लेचर को जवाब देना होता है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो आपके एमपीज़ है, बाकी सारे एमपीज़ है, अगर प्रधानमंत्री है तो इट डज़ नॉट मीन कि प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हर चीज़ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया और क्या बेसिक रीज़न थे ये सारी चीज़ों को करने के। तो ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ क्योंकि ये चीज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम में थी, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, अडॉप्ट करिया। तो पहली चीज़ क्या है, आंसरेबिलिटी हो जाती है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर लेजिस्लेचर को लग रहा है कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, तो कंट्रोलिंग ये बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे एक तरीका है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने का,
तो पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, वो ये कर सकती है कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ सकती है कि हमें इस गवर्नमेंट में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और फिर उस गवर्नमेंट को क्या करना होगा, अपनी मेजोरिटी को प्रूव करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से भले ही आपके पास मेजोरिटी क्यों ना हो पार्लियामेंट में, भले ही आपके पास पावर क्यों ना हो, लेकिन बाकी जो पूरे के पूरे जो लेजिस्लेचर्स है, बाकी पूरे संसद के जो लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन भी करेंगे और आपको अकाउंटेबल भी ठहराएंगे आपके डिसीजंस के लिए। यहाँ पर इस तरीके से आपकी पावर को क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह नहीं होगा कि एक ही पर्सनालिटी के बेसिस पर वही सारे के सारे डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो पर्सनालिटी कल्ट यहाँ पर क्या हो सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? सो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर द गवर्नमेंट बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, इसीलिए हम लोगों ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भाई दो ऑप्शन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे लिए फिर भी सूटेबल है, और हमारी जो इच्छाएं हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट की, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, उसको फुलफिल आराम से कर सकता है, पर्सनैलिटी कल्ट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए हम लोग एक तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे नेशनल लेवल पर भी, और साथ ही साथ में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव है उसको इंश्योर करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी। सो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम देर इज़ अ प्रेजिडेंट हु इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, हमारे यहाँ पर एक प्रेजिडेंट आ गए हैं। ठीक है, प्रेजिडेंट क्या है, फॉर्मल हेड ऑफ इंडिया है, और प्रेसिडेंट के साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, जो क्या करते हैं, विच रन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पर कौन है, पहले है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ में कौन है, प्राइम मिनिस्टर भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है। ठीक है, ये तीनों की तीनों एग्जीक्यूटिव है। ये तीनों एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे हैं, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल वाली गवर्नमेंट है, उसको रन करते हैं। स्टेट लेवल पर क्या है, स्टेट लेवल पर द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो स्टेट लेवल है वहाँ पर क्या है, स्टेट लेवल पर होते हैं गवर्नर। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं सेंट्रल लेवल पर, ठीक उसी तरीके से गवर्नर होते हैं हमारे स्टेट लेवल पर, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। प्रेसिडेंट ही डायरेक्टली गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो नेशनल लेवल पर हमने समझ लिया तीन एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे स्टेट लेवल पर तीन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखोगे, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट, बट इन रियलिटी द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज दीज पावर्स थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो क्या बोल रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि इंडिया का जो यूनियन है, जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यूनियन यानी कि सेंट्रल लेवल पर, तो जो सेंट्रल लेवल पर जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो फॉर्मली प्रेसिडेंट के जो बॉडी है, जो प्रेसिडेंट जो बॉडी है उसके हाथों में होगी। मतलब क्या हुआ कि अगर एग्जीक्यूटिव पावर में जो भी हमें एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने होंगे वो कौन ले सकता है, वो ले सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन इसका और दूसरा पॉइंट क्या है, वो ये है कि भले ही कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कह दिया हो कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होगी, प्रेसिडेंट के हाथ में होगी, लेकिन रियलिटी में क्या है, रियलिटी में प्रेसिडेंट अपनी पावर को कैसे यूज़ करता है, रियलिटी में प्रेसिडेंट अपनी पावर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बेसिस पर यूज़ करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, एक मंत्री परिषद होता है। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, तो मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, उसी को प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद है, उसमें से जो प्रधान होगा वो क्या होगा, प्रधानमंत्री। तो ये क्या हो रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये एडवाइस करते हैं, ये क्या करते हैं, ये एडवाइस करते हैं, किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करते हैं कि देखिए प्रेसिडेंट आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो वही सारी की सारी चीज़ें फिर प्रेसिडेंट करते हैं। तो भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्यों ना लिख दिया गया हो कि एग्जीक्यूटिव पावर कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ नहीं करता। प्रेसिडेंट कभी भी अपने पावर को यूज़ करेगा तो वो जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस उसको करेंगे कि आपको ये करना है, आपको ये इस तरीके से काम करना है, तभी जा करके वो अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं। इतना यहाँ पर क्लियर रखो। इस चीज़ को हम ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना, यहाँ पर और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, बट देर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर क्या है, 5 साल के लिए हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, लेकिन क्या हम लोग इलेक्ट करते हैं क्या, नहीं,
हम लोग तो एमपीज़ या एमएलएज़ को इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को तो हम लोग इलेक्ट नहीं करते। तो 5 साल के लिए इलेक्ट तो होते हैं, लेकिन डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं होते। तो कौन करता है? द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली होते हैं। डायरेक्टली नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। अच्छा, तो इनडायरेक्टली कौन कर रहा है फिर? दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन बट बाय द इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज। The election takes place in accordance with the principle of proportional representation with single transferable vote. सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जैसे द्रौपदी मुर्मू है, तो उनको किस तरीके से इलेक्ट किया गया? हम लोगों ने तो इलेक्ट नहीं करा, ऑर्डिनरी सिटीजन्स के द्वारा डायरेक्टली हम लोगों ने वोट नहीं करी और डिसाइड नहीं करा कि द्रौपदी मुर्मू बनेगी कि प्रेसिडेंट या नहीं बनेगी, है ना। तो कैसे डिसाइड किया गया? जो इलेक्टेड एमएलएज है स्टेट में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने वोट करी, और साथ ही साथ में जो एमपीज़ हैं, यानी कि लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर, तो स्टेट के एमएलएज हो गए, लोकसभा के मेंबर्स हो गए, राज्यसभा के मेंबर्स हो गए, इन सब ने मिलकर के डिसाइड किया है, इन सब ने मिलकर के वोट करी है, और तब जा कर के डिसाइड होता है कि आखिरकार कौन प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम लोग नहीं करते हैं, हमारे बिहाफ पर एमएलएज करते हैं और एमपीज़ करते हैं, इसीलिए इस चीज़ को बोला जाता है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ना कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स, यानी कि हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, रादर इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और मेथड क्या है? मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में करी है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बहुत सिंपल है कि सपोज 3-4 कैंडिडेट है, 1 2 3 4, मतलब इसका नाम ले लो ए बी सी डी है। ए बी सी डी अगर इलेक्शन में खड़े हैं तो क्या करना है? सिंपल सी बात है, प्रेफरेंस रखनी है फिर। तो कोई भी एमपी क्या करेगा? एमपी बोलेगा कि ठीक है, मुझे सी नंबर 1 पर रखना है, तो नंबर 2 इसको दे देगा, नंबर 3 इसको दे देगा, नंबर 4 इसको दे देगा। इस तरीके से क्या होगा? प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस देने के बाद में फर्स्ट प्रेफरेंस को काउंट करा जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई फर्स्ट प्रेफरेंस में जो कोटा चाहिए होता है, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट चाहिए होता है, अगर वो परसेंटेज ऑफ वोट कोई एक कैंडिडेट लेकर आ जाएगा तो वो जीत जाता है। अगर कोई परसेंटेज को फुलफिल नहीं कर पाता तो क्या हो जाती है? फिर वोट ट्रांसफ़र होने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये ऑलरेडी डिटेल में हमने पिछले वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, इसलिए यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये छोटा सा इसीलिए बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसको हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड से, पीआर सिस्टम से अडॉप्ट करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से अडॉप्ट करते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, बट रियलिटी में प्रधानमंत्री के हाथ में होती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, ये समझ लिया। और तरीका भी हम लोगों ने जान लिया कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है? दैट द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय द पार्लियामेंट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। The procedure requires a special majority as explained in the last chapter. The only ground for impeachment is violation of the constitution. तो यहाँ पर अब बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बना दिया गया है, इट डज़ नॉट मीन कि हम उसको उनके ऑफिस से नहीं निकाल सकते। निकाला जा सकता है। कौन निकालेगा? पार्लियामेंट निकालेगा। पार्लियामेंट निकालेगा। अच्छा, तो पार्लियामेंट जब किसी भी प्रेसिडेंट को रिमूव करता है तो पूरा के पूरे प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? उसको नाम दिया जाता है इम्पीचमेंट। क्या क्या दिया जाता है? रिमूवल के प्रोसेस को कहा जाता है इम्पीचमेंट। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर क्या है? सिंपल सा प्रोसीजर है। प्रोसीजर इस तरीके से है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर कर देती हूँ। तो प्रोसीजर क्या है? देखो, प्रोसीजर सिंपल सा है कि प्रोसीजर में चाहिए होगी स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी। और ग्राउंड क्या डिस्कस किया गया है कि अगर किसी भी प्रेसिडेंट को निकालना है, इम्पीच करना है, तो केवल और केवल एक ही बेसिस पर उनका रिमूवल हो सकता है, इम्पीचमेंट हो सकता है। और वो ग्राउंड क्या है कि अगर उन्होंने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया है। ठीक है, कभी भी संविधान के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर उसको वायलेट कर दिया है तो उस बेसिस पर ही पार्लियामेंट उनको रिमूव कर सकती है। अदरवाइज़ कोई और दूसरा ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पर उनको रिमूव कर दिया जा सकता हो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कभी भी कि कौन सा, कितने ग्राउंड्स हैं, तो केवल एक ही आधार है जिसके बेसिस पर उनको निकाला जाएगा और इम्पीच किया जाएगा, और वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंपल सा प्रोसेस समझ लो, तरीका क्या होता है। चलो सपोज़ किसी ने, प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा अब ये होगा कि अब पार्लियामेंट में 2 सदन है हमारे, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, क्या होगा अब ये होगा
कि लोकसभा क्या करेगी, लोकसभा में रेजोल्यूशन पास होगा। लोकसभा में क्या होगा, रेजोल्यूशन पास होगा। अगर हमें सपोज प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो एक रेजोल्यूशन लेकर आया जाएगा लोकसभा में। उस रेजोल्यूशन को जो लोकसभा के जो मेंबर है, कितने मेंबर है लोकसभा में, लोकसभा में मेंबर आते हैं 545, 545 सीटें हैं ना। तो लोकसभा के 2/3 मेजॉरिटी, लोकसभा में जो 2/3 मेंबर हैं उनको उस रेजोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग लगभग अगर आप देखोगे 2/3 ऑफ 545 अगर आप निकालोगे ना, लगभग लगभग 363 वोट्स चाहिए होगी उस रेजोल्यूशन को, उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने वाले 363 लोग होने चाहिए, तभी जा करके वो रेजोल्यूशन क्या होगा, पास माना जाएगा। समझ पा रहे हो। तो ये हो गया सिंपल सा। तो यहाँ सपोज़ यहाँ पर लोकसभा में रेजोल्यूशन आया और 363 लोगों ने पास भी कर दिया। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये पूरा का पूरा जो रेजोल्यूशन है ये जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, पूरा का पूरा जो ये जो रेजोल्यूशन है ये जाएगा राज्यसभा में, दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में क्या करेगा, दूसरा सदन इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करेगा, ये देखेगा कि अगर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया है, तो क्या वाकई में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, उस चीज़ पर इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद क्या किया जाएगा, इंक्वायरी अगर ठीक निकलती है तो फिर रेजोल्यूशन को राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के सामने रखा जाएगा। फिर रेजोल्यूशन को इस यहाँ पर राज्यसभा में भी वोटिंग होगी, और राज्यसभा में भी कितनी वोटिंग होगी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर इसको पास किया जाएगा। यानी कि राज्यसभा में कितनी वोट चाहिए होंगी, कम से कम 245 सीट्स है राज्यसभा में एट प्रेजेंट, तो कम से कम 165 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा उस रेजोल्यूशन को, तब जा करके वो रेजोल्यूशन क्या होगा, पास होगा। ठीक है, तो बस इतना इतना सिंपल सा दिमाग में ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी रेजोल्यूशन होगा तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी लोकसभा में एंड 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी राज्यसभा में, तभी जा करके अगर दोनों में ही 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है तब जा करके रेजोल्यूशन पास माना जाएगा एंड फाइनली प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब कर ही दिया जाएगा अगर 2/3 मेजॉरिटी आ जाती है तो। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया इम्पीचमेंट का तरीका। इस तरीके से क्या होता है, इम्पीचमेंट हो जाता है, प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, समराइज़ अगर हम कर ले तो एक अंडरस्टैंडिंग कर ली पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, दोनों प्रकार के जो ऑप्शन हमारे सामने थे, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या था, पर्सनालिटी कल्ट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी, और पर्सनालिटी कल्ट के के साथ साथ में क्या था, पर्सनालिटी कल्ट में हम लोगों ने अंडरस्टैंड करा कि एक तरफा डिसीजन मेकिंग की संभावनाएं थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की जो चांसेस हमें चाहिए थी वो कंपैरेटिवली कम थे, और ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट्री सिस्टम में ज़्यादा अच्छे तरीके से इंश्योर करी जा सकती थी। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करा एंड और भी डिटेल में हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग कर ली थी बाकी सारी चीज़ें। और फिर साथ साथ में हम लोगों ने क्या समझा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में समझा कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है, बट रियलिटी में प्रेसिडेंट अपनी पावर को कब एक्सरसाइज करते हैं, तभी एक्सरसाइज करते हैं जब प्राइम मिनिस्टर उनको बताते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जा करके उनको बताते हैं, तभी जा कर वो अपनी पावर को यूज़ करते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। और फिर फाइनली हम लोगों ने समझ लिया द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है। ये सारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने कर ली। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी, यहाँ तक हम लोगों ने समझ ली है। अब और ज़्यादा हमें डिटेल में समझना है। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि किस तरीके से प्रेसिडेंट के हाथ में पावर तो है बट एडवाइस चाहिए होगी, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली वो यूज़ करते हैं उस पावर को। तो उसका और मतलब क्या है, ग्रेटर सेंस में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन इस वाली वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे इस वाले टॉपिक को बिगिन करते हुए। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट कर सकते हो इसको, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर इस टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।